अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, मैं आज आपको जो किस्सा बयान करने वाला हूँ ये हमारा माशरती किस्सा है, हमारे माहौल के अंदर। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, बाज़ औरतें बड़ी बाबरकत होती हैं, बड़ी खैर वाली होती हैं। 1950 के अंदर कुवैत जो था वो दूसरे अरब ममालिक के मुकाबले में थोड़ा सा ज़रा ऊपर जा रहा था, तेल वहाँ से निकल चुका था और माली हालात उनके बेहतर थे। लेकिन आम आदमी जो है वो तो अभी उस वक़्त कच्चे घरों के अंदर रहते थे। एक नौजवान अपनी वालदा के साथ एक कच्चे मकान के अंदर रहता था, बाप फौत हो चुका था, माँ और बेटा दोनों थे। ये जो उसका बेटा था, ये नौजवान, इसका नाम था नासर। नासर जो है ना पढ़ना जानता था, ना लिखना जानता था, कुछ नहीं, बस ड्राइविंग उसको अलबत्ता आती थी, ड्राइविंग सीख लेता था। उसको पता चला कि वजारत सेहत में कुछ नौकरियां, कुछ वैकेंसीज खाली हैं, लाइन लगी हुई है, वो भी आ। हाँ भाई, उसकी जब बारी है, हाँ भाई कितना पढ़े हो? उसने मैं तो नहीं पढ़ा लिखा। कोई लिखना जानते हो? नहीं। पढ़ना जानते हो? नहीं। उसने कहा हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। तुम्हें क्या आता है? उसने कहा ड्राइविंग आती है मुझे। उसने कहा ड्राइविंग आती है? कहाँ आती है? पक्की आती है? उसने कहा बिल्कुल, लाइसेंस भी है मेरे पास। वो जो मुतलका आदमी था उसने कहा कि हमारे पास जॉब है, ड्राइविंग के जॉब है, एज ए ड्राइवर तुम हमारे पास नौकरी कर सकते हो। उन्होंने कहा ठीक है, लो जी, उसको सिलेक्शन हो गई। अब उसको ये बताया गया, कहने लगे जी कि ऐसा है कि यहाँ पर दो तुम्हारे पास ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि जो हमारा मेन स्टोर है वहाँ से मेडिसिन लेके तुमने हॉस्पिटल के अंदर सप्लाई करनी है, और दूसरा जो हमारे पास है वो ये है कि डॉक्टर और नर्सें जो हमारा स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, उनके लिए हमने एक बिल्डिंग का एहतमाम किया, उस बिल्डिंग को हमने किराए पे लिया है। तो तूने ये करना है कि ये जो हमारा स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, इसको तूने हॉस्पिटल से उनकी रिहायशगाह तक और उनकी जो रिहायशगाह है वहाँ से लेकर उनको, लेकिन एक शर्त है, लेट नहीं होना, इसलिए कि डॉक्टर जो है उनकी ड्यूटी बड़ी हसास होती है। उसने कहा ये फिक्र ना करे, ये मैं काम कर लूँगा, मैं 15 मिनट आधा घंटा पहले वहाँ पे पहुँच जाया करूँगा, इसके बारे में तुम्हें कोई शिकायत नहीं आएगी। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, उसकी अपॉइंटमेंट होगी, चाबी उसको दे देगी, लो जी, उसने ये काम शुरू कर दिया। अब इसको इंग्लिश का एक लफ्ज़ नहीं आता। लो जी, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन गुजरे, वो जो डॉक्टर थे वो वक़्त पे उनको लेके आता है, वक़्त पे उनको छोड़ता है, वो बड़े खुश। एक दिन उनमें से कोई जिसको थोड़ी बहुत आती थी, अरबिक आती थी, जो डॉक्टरों में से, उसने किसी से उससे कहा कि यानी माँ इसमक, उसने कहा यानी मेरा नाम नासर है। लो जी, थोड़ी सी उसकी हिम्मत हो गई। व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ नासर। लो जी, ये उसको शुरू हो गया, थोड़ी बहुत उसने इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी। एक दिन, तो हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने। अब उसको इसके अंदर एक खूबी थी, एक तो नौजवान था, खूबसूरत, और दूसरा वक्त का पाबंद था। वक्त से पहले पहुंचना, डॉक्टरों को वक्त पे छोड़ना। डॉक्टरों ने उसके साथ जो स्टाफ था उनकी उसके साथ ताल्लुक बनते चले गए। ये एक दिन, हर रोज़ उनसे 1 दिन, 2 दिन, यानी कि अंदर कोई एक जुमला, कोई एक कलमा, कोई एक लफ्ज़ सीख लेता। साल गुजर गया और इसकी कैफियत ये हो गई कि ये अच्छी खासी जो है वो इंग्लिश बोलने लग गया। लो जी, अब हुआ यूं कि वहाँ पर जो स्टाफ था उसमें एक लेडी डॉक्टर थी, हिंदुस्तान की रहने वाली थी, खूबसूरत थी, यंग थी। एक दिन वैसे कहने लगी, नासर, मैंने आज शाम में ज़रा मार्केट जाना है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम मुझे वहाँ मार्केट में छोड़ भी दो और मुझे वापस भी ले आओ घर? उसने कहा ठीक है। क्या, लेकिन मैं तुम्हें उसका कुछ मुआवजा दे दूँगी। गाड़ी इसी के पास ही रहती थी। खैर, उसने कहा ठीक है। लो जी, उसने उसको बैठाया, ले गया, बाज़ार लेके गया। जब बाज़ार लेके गया तो उसने मेरे साथ चलो, इसलिए कि तुम तो अब मेरे ट्रांसलेटर भी हो, मुझे अरबी नहीं आती है। उसको बाज़ार में ले गया, शॉपिंग वगैरह की, वापस उसको छोड़ा। नाज़रीन किराम, वक्त गुजरता चला गया। वो कहने लगी कि मुझे महीने में 3 दिन 4 मरतबा जो है वो जाना होता है मार्केट, कुछ चीज़ें लेनी होती हैं, ख़रीदो फरोख्त करनी होती है, तो खैर तुम ऐसा किया करो मेरे साथ। तो उसने कहा ठीक है, बिल्कुल।
कम व बेश 2 साल गुजर गए। एक दिन वो लेडी डॉक्टर उससे पूछने लगी, उस दौरान में इसकी इंग्लिश और अच्छी हो गई चुकी थी, अच्छी खासी। वो उससे पूछने लगी, कहने लगी कि ये बताओ कि तुम शादीशुदा हो? उसने कहा शादी शादी की क्या पूछती हो, शादी के हमारे मैं तो एक आम सा मौज़िफ़ हूँ, ड्राइवर हूँ, हाँ जी, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, हम कच्चे मकान के अंदर रहते हैं अपनी वालदा के साथ। मैंने हाँ सोचा ज़रूर है शादी के बारे में, लेकिन मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, मैंने माँ को हर महीने पैसे देता हूँ, वो पैसे इकट्ठे करती जा रही है। 2-4 साल के बाद जब पैसे इकट्ठे होंगे तो मैं शादी ज़रूर करूँगा। नाज़रीन इकराम, एक स्टेप आगे, और वो क्या हुआ, उसने कहा कि क्या ख्याल है मैंने तुमसे शादी कर? उसने कहा तू मुझसे शादी करेगी? तू डॉक्टर है जी, और मैं बिल्कुल अनपढ़, जिसे ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है। उसने कहा हाँ तुम मर्द नहीं हो, मैंने तुम्हारे अंदर जो कुछ खूबियां देखी हैं वो ये है कि मैं तुम्हारी तरफ तो देखती थी, तू मेरी तरफ नहीं देखता था। तुम्हारा अखलाकियात मैंने देखा, तुम्हारा मामला। इस दौरान 3 साल हो चुके हैं तुम हमारे पास काम कर रहे हो, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों को लाना, उनको छोड़ना। उसने कहा बात तो अच्छी है, लेकिन मेरी वालदा है, मैंने अपनी वालदा से पूछना है। उसने कहा ठीक है पूछो। लो जी, वो अपनी वालदा के पास चला गया, जाके वालदा से कहा अम्मा तेरा नहीं जी चाहता कि मेरे बच्चे हों, बच्चों के साथ तू खेले? उसने कहा पर गुस्सा, मैं तो चाहती हूँ, कब वक्त आए, मैं तुम्हारे खाला की बेटी है, मामू की बेटी है, फलां की बेटी है, मैं वो लोग भी तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, मैं उनकी तरफ देख रही हूँ, कब तुम हाँ करो। उसने कहा अम्मा मैंने शादी ज़रूर करवानी है, लेकिन यहाँ नहीं जहाँ तुम चाहती हो। उसने कहा फिर कहाँ कराना चाहते हो? उसने कहा कि मैं एक डॉक्टर के साथ, इंडियन है वो डॉक्टर, उसके साथ मैं शादी कराना चाहता हूँ। उसने आहिस्ता आहिस्ता करके उसको राज़ी कर लिया। उसके पास चला गया, लीड डॉक्टर को जाके कहने लगा कि मेरी माँ ने ओके कर दिया है, वो मुआफ़िक है। उसने कहा तेरी माँ तो मुआफ़िक हो गई है, लेकिन मेरा बाप और मेरी माँ, उनसे तो मैंने नहीं पूछा, मैंने उनसे पूछना है। उसने कहा ठीक है पूछो। उसने कहा लेकिन मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। उसने कहा बताओ। कहने लगी मेरा वालिद जो है अपने इलाके का इंतहाई अमीर आदमी है, उसके खेत ही खेत हैं, किलोमीटरों के हिसाब से उसकी खेतियां हैं, जिम्मेदार है बड़ा, इसलिए मैं उसको ऐसे नहीं बता सकती, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या कर रहा है। उसने कहा क्या करूँ? उसने कहा तुम कवेती हो ना? उसने कहा मैं कवेती हूँ। उसने कहा ऐसा करो कि सिजल तजारी निकालो। सिजल तजारी, उसने दरख्वास्त दे दी, सिजल तजारी निकल आई। वो जो मुलाजम था मुतलका, उसने कहा कि भाई ये सिजल तजारी क्या है, रुखसा का है क्या है? उन्होंने कहा रुखसा ये है कि असदार व तस्दीर, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। वो लो जी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लिख दिया। उसके जब मिल गई, एक दिन वो लेडी डॉक्टर उसको लेकर बाजार में जा गई, बड़ा बाजार, उसके अंदर 2 दुकानें जो थी रेंट पे खाली थी, उसने उन दुकानों को ले लिया। उसको जनाब अली पेंट करवाया, कुर्सी मेज़ दफ्तर बनाया। उसको कहने लगी नासर तुम यहाँ बैठ जाओ, अब तुम्हारा काम क्या है कि तुम ये जो इर्द गिर्द जो है ना ताजर, इनके साथ दोस्ती, इनके साथ गपशप लगाओ, देखो ये कारोबार कैसे करते हैं। लो जी, उसने उनके साथ गपशप लगाने शुरू कर दी। अरबी तो था ही वो अरब थे जो दुकानदार थे, उनके साथ 3-4 महीने गुजर गए। इस दौरान में उससे कुछ सीख लिया, कारोबार कैसे करते हैं, मामलात कैसे करते हैं। एक दिन वो आ गई, कहने लगी हाँ ऐसा करते हैं, इन दुकानों को बंद करो, चाबी अपनी जेब में डालो और मेरे साथ चलो। उसने कहा चलो? उसने कहा हम इंडिया जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, उसको साथ लेकर जहाज़ पे बैठे इंडिया आ गए। जिस वक़्त वो इंडिया उतरी, अपने होने वाले खामद के साथ बेहद इस्तकबाल, और जनाब उसको वो जब लेके गई अपने वालिद के साथ मुलाकात करी। बहुत बड़ा उनका मज़रा, उनकी जनाब अली ज़मीन, उसके बाद उनका घर वगैरह। उसने उसको समझाया हुआ था कि मेरे वालिद के साथ तुमने गुफ्तगू करनी है तो सिर्फ इतनी बात कहनी है कि मैं कवेती हूँ और मैं ताजर हूँ, ये कुछ नहीं बताना कि मैं बड़ा हूँ, छोटा हूँ, पढ़ा हुआ हूँ, नहीं पढ़ा हुआ, इसके साथ तो होना कोई तल्लक नहीं है। नाज़रीन इकराम,
بعض عورتیں بڑی سمجھدار ہوتی ہیں. باپ کے ساتھ بیٹھا, اس کے یعنی جو لیڈی ڈاکٹر تھی اس کے باپ کے ساتھ بیٹھا, اس نے پوچھا ہاں کیا کرتے ہو, یہ ترجمہ کر رہی ہے, انگلش اس کو اب آ گئی تھی. اسے بتایا کہ میں بزنس مین ہوں. کہاں بزنس مین ہو, وہاں پر بزنس مین. اچھا. اس نے وہی روایات کے مطابق اس نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں, آپ کی مہربانی, جس طرح ہمارا روایتی انداز ہے, آپ مجھے اپنا بیٹا بنا لیں. اس نے کہا کہ جب کہ تم تاجر ہو اور میری بیٹی بھی راضی ہے, ٹھیک ہے, میں تمہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق میں تمہارا نکاح کر دیتا ہوں. اب اس نے اتنا بڑا فنکشن کیا, بے شمار لوگوں کو اس نے کھانے میں بلایا, دعوت کی, شادی ہو گئی. اب اس کے بعد جب شادی ہو گئی تو وہ جو لیڈی ڈاکٹر تھی اپنے خامد سے کہنے لگی اب ہم نے تجارت کرنی ہے. اس نے کہا مجھے تجارت نہیں آتی. کہنے لگی دیکھو میری بات سنو, میرے باپ کی بہت زمینیں ہیں اور یہاں پہ چاول, دھان کی فصل پیدا ہوتی ہے, چاول ہوتا ہے بے پناہ, اور چاول جو ہے تم لوگوں کی بنیادی خوراک ہے. ایسا کرتے ہیں, تمہارے پاس لائسنس ہے, چاول یہاں سے میں اپنے باپ سے کہتی ہوں چاول تمہیں مناسب ریٹوں پہ وہ دے گا اور تم کویت لے جاؤ گے اور وہاں اس کو بیچ کے میرے والد کو پیسے دے دینا. اس نے کہا لیکن مجھے تو تجارت نہیں آتی. کہنے کی کوئی بات نہیں ہے, میں اب تمہیں سکھاتی ہوں, میں تمہیں بتاتی ہوں. اور وہ یہ ہے کہ میرے والد کے بعد کتنے ایسے ملازم ہیں جو خود بھی ان کے پاس کام کرتے تھے, ان کے والد بھی ان کے پاس, ان کے دادا بھی ان کے پاس, یا جی وہ خاندانی یہ ہمارے ملازم ہیں, یہ میں اپنے ساتھ لے جاتی ہوں کویت میں اور وہاں پر جا کے یہ کاروبار کریں گے. لو جی ناظرین کرام, اس نے ان کو ساتھ لیا. ملازم جو تھے ان کے ویزے بھجوائے, کویت چلے گئے, وہاں پر جا کے انہوں نے چاولوں کا بزنس, اور اس کی حالت یہ تھی کہ چاولوں کے بزنس کو بڑھاتے چلے گئے حتیٰ کہ کویت سے باہر. اور پھر اس کے بعد حالت یہ تھی کہ وہ کویت کے جو چاول کا بزنس کرنے والے ان میں بڑے لوگ تھے, ان میں ایک شامل تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 اولادوں سے نوازا, 2 بیٹے 2 بیٹیاں, چاروں کے چاروں جو ہیں وہ الحمدللہ ڈاکٹر بنے اور اس کے بعد اپنی قوم کی خدمت کرنے لگے. ناظرین کرام, میں یہاں پہ تھوڑی سی اس کے اوپر تعلیق چڑھا کے بات کو ختم کروں گا. ایک تو یہ جو ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں, اور اگر یہ میری واقعات اور کہانی اس کو اچھے لگتے ہیں اور اس کو لائک کریں اور اس کو جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو تو ہی شادیاں. ہماری بعض اوقات بیٹیاں گھروں میں جوان بہنیں, بیٹیاں, بھتیجیاں فارغ بیٹھی ہوتی ہیں, ان کا بر نہیں ملتا, ہاں جی, اس لیے کہ بہت زیادہ وہ پڑھ لکھ جاتی ہیں. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا ہمیں تھوڑا سا بعض اوقات اپنے سٹیپ نیچے لکھنے پڑیں گے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اخلاق, کردار, کنجوس نہ ہو. کچھ ایسی چیزیں ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں, مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے, اور میں یہ کہا کرتا ہوں جو آنے والی ہوتی ہے نا, جس کو لے کے اپنے گھر میں آتے ہیں, جس کو اپنی بہو بیٹی بنا کے لاتے ہیں, وہ اپنا رزق خود لے کے آتے ہیں.